सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हुकूमत और फौज एक पेज पर है। आर्मी चीफ से खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं। वजीर आजम इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर साथियों को एतमाद में ले लिया। कहा कि तारीख में जितने अच्छे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आज हैं पहले कभी नहीं थे। इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि DGISI की तैनाती से मुतालिक मामला तय पा चुके, प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, तकर्री जल्द कर दी जाएगी। एक और जो मामला चल रहा है DGISI का, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही। फौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। जनरल बाजवा साहब, उनसे उनके बहुत ही खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं। ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है। उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी और इसके ऊपर सिविल और मिलिट्री दोनों साइड्स हैं वो ऑन बोर्ड है और इंशाअल्लाह एक एतमाद की फिजा में ये फैसला जो है वो होगा। जो भी नुक्ता नजर होता है वो हम बैठ के आपस में बातचीत से हमारी तय हो जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ये समझते हैं कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज। उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो जाहिर है कि जनरल बाजवा को भी जाता है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा कि सब ठीक होगा। इजलास में किसी के इंटरव्यूज़ की बात नहीं हुई। कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार, मौजूदा हालात है उनके बारे में कहा कि सब चीज़ सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पंजाब में इंटर बोर्ड के हैरान कुन नताइज का जिसने सुनने वालों को चौंका कर रख दिया है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में इंटर के तलबा की कामयाबी की शरह 98% से भी ज़्यादा सामने आई है। मुल्तान में 48 और फैसलाबाद में 24 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने 100% नंबर्स हासिल किए हैं। इसी पर बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ अकमल सोमरो मौजूद हैं। अकमल सोमरो, बताएगा क्या शरह रही है यहाँ पर पास होने वाले तलबा की? लाहौर बोर्ड में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 98.71% है और ये कामयाबी का तनासुब इसलिए इस कदर ज़्यादा है कि हुकूमत पंजाब की प्रमोशन पॉलिसी के तहत तमाम तालिब इल्मों को पास कर दिया गया है। जो तलबा फेल हो रहे थे उन्हें भी ग्रेस नंबर्स देकर पास किया गया है, इसलिए ये कामयाबी का तनासुब ज़्यादा है। और जो 1% से ज़ायद जो डिफरेंस आ रहा है ये वो तलबा हैं जो इन इम्तिहानात में शरीक नहीं हुए और उनके लिए अब पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स में स्पेशल इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा और यही तलबा फेल करार दिए गए हैं। इनके लिए जो स्पेशल इम्तिहान होगा उसके लिए तारीख जो है वो कागजात जमा कराने की वो 27 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। जबकि अगर लाहौर की हम बात करें तो इसमें मजमूई तौर पर 1,85,000 उम्मीदवार शरीक हुए थे, जिसमें से 31,353 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने A+ ग्रेड हासिल किया है, जबकि A ग्रेड में 23,737 तलबा पास हुए हैं। जो ग्रेस मार्क्स के तहत जिन तलबा को पास किया गया है उनकी तादाद 24,347 है और इन्हें ग्रेडिंग सिस्टम के तहत E ग्रेड दिया गया है। जी अकमल सोमरो, ये बताइएगा जो स्पेशल इम्तिहानात कंडक्ट अब करवाए जाएंगे जो गैर हाजिर तलबा थे उनके लिए, उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, उसके लिए तलबा जो गैर हाजिर थे, जो इस इम्तिहान में शरीक नहीं हुए, उनको ये हिदायत की गई है कि वो इम्तिहान में शिरकत करने के लिए अपने दाखिला फॉर्म जो है वो 27 अक्टूबर तक जमा करा दें। और इस ज़मन में ये है कि इन तलबा के सिर्फ जो इख्तियारी मज़ामीन हैं उन्हीं का इम्तिहान लिया जाएगा और उसके बाद यही पॉलिसी उन पर भी लागू होगी कि अगर वो फेल हो रहे होंगे तो उनको पास किया जाएगा और मजमूई तौर पर जो उनका नतीजा होगा उसमें 5% इजाफी नंबर्स भी दिए जाएंगे। तो क्या इस सिलसिले में ज़िमनी इम्तिहानात या सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का भी जिक्र होगा? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये स्पेशल इम्तिहानात हैं क्योंकि कोविड की पॉलिसी के तहत जो प्रमोशन पॉलिसी की दस्तावेज हुकूमत ने जारी की है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि गैर हाजिर होने वाले तलबा के लिए स्पेशल इम्तिहान कंडक्ट होगा, ये कोई सप्लीमेंट्री इम्तिहान नहीं है। ठीक है। D ग्रेड में कितने स्टूडेंट्स हैं और उनका मुस्तकबिल क्या होगा इसके बाद?
जी, इसमें सबसे आम बात है ई ग्रेड के तलबा की, जिनके सिर्फ 33% नंबर हैं और इनकी तादाद तो 24,347 है, जबकि डी ग्रेड में पास होने वाले जो तलबा हैं इनकी तादाद 39,219 है। मजमूई तौर पर लाहौर के तालीमी बोर्ड में 60,000 से ज्यादा ऐसे तलबा हैं जिन्होंने डी ग्रेड और ई ग्रेड में इम्तिहान पास किया। इनको यूनिवर्सिटियों में दाखिले नहीं मिल रहे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जो मेरिट है वो 80% से भी ज़्यादा होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा सख्ती है। वहाँ पर भी इन तलबा को दाखिले नहीं मिलेंगे। हम पहले भी ये खबर चला चुके हैं कि इन तलबा का मुस्तकबिल जो है वो मुसलसल खतरे में रहेगा, क्योंकि इनके पास जो सनतें हैं इंटरमीडिएट की, उसकी मार्केट में कोई वक़्त नहीं होनी। ठीक है, अकमल सुमरो साथ ही मौजूद रहेगा। मुल्तान से अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं। अलिशबा, 98% से ज़्यादा कामयाबी का तनासुब रहा है। 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100% मार्क्स लिए हैं। इस दफ़ा तो खासे हैरान कुन नताइज सामने आए हैं। जी बिल्कुल, इस दफ़ा क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं मुल्तान डिवीज़न से जिन्होंने 1100 नंबर ले लिए हैं, पूरे के पूरे मार्क्स लिए, और इसके साथ साथ 7,000 से ज़ायद तलबा ऐसे भी हैं जिन्होंने 1000 से ऊपर मार्क्स लिए हैं। तो जो कामयाबी का तनासुब है वो 98% रहा है, जिससे तलबा बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मगर इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो ये नज़र आ रही है कि जिन बच्चों को सी, डी और ई ग्रेड दिया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा शुमार है। अगर प्री इंजीनियरिंग के बच्चों की बात की जाए जिनको डी ग्रेड मिला है तो वो ऐसे तलबा हैं 1358 को डी ग्रेड दिया गया। इसी तरह ई ग्रेड वाले जो हैं 1516 तलबा हैं। और इसी तरह अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनको जो डी ग्रेड मिला है वो 1266 स्टूडेंट्स हैं और ई ग्रेड वाले 1003 स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरह अगर आर्ट्स के जनरल साइंस ग्रुप है उनके तलबा की बात की जाए तो सी ग्रेड वाले उनमें 1500 से ज़ायद तलबा हैं। इसी तरह डी ग्रेड वाले 2500 से ज़ायद तलबा हैं। इसी तरह ई ग्रेड वाले 1800 से ज़ायद तलबा हैं। तो जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं उनको तो एडमिशन मिल जाएगा, और जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए उनके लिए एक सवालिया निशान है कि वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना इन ग्रेड्स के साथ बिल्कुल नामुमकिन है। और जो बच्चे 98% जैसे रिजल्ट रहा है मुल्तान डिवीज़न का, जो 1 कुछ फीसद रिजल्ट है जो नेगेटिव में आया है, वो भी इसमें आया है कि एब्सेंट है वो बच्चे, और उनका जो इम्तहानात है स्पेशल कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इम्तहानात के लिए मुल्तान बोर्ड की जानिब से बाकायदा डेट भी अनाउंस कर दी गई है कि 27 अक्टूबर तक जो है बच्चे अपने फॉर्म फिल करेंगे, और इसी तरह उनके जो इम्तहान है ठीक है। अलिशबा, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर अंजुम ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस दफ़ा 98% जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं, और अगर मुल्तान डिवीज़न की बात की जाए वहाँ पर 48 तलबा के 100% मार्क्स हैं। तो सर डेफिनेटली जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी प्रेफर करेंगे कि जिनके अच्छे मार्क्स हैं उन्हें एडमिशन दिया जाए। तो क्या सूरत हाल आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। रिजल्ट तो ऐसा ही आया है जो देख के हमारे जैसे लोग तो थोड़े से सरप्राइज्ड भी हैं, क्योंकि 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स ले लेना भी बहुत बड़ी बात है, और बड़ी क्या आई डोंट नो, इस पे बिलीव करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल इस तरह का रिजल्ट तो अब आ गया है, और इसमें ऑफ कोर्स अब मेरिट बहुत हाई जाएगा, चाहे वो कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है। ऑफ कोर्स मेरिट तो पहले से बहुत ऊपर चला जाएगा, और बहुत सारे बच्चे जो टॉप पे हैं जाहिर है उन्हीं के लिए सारी फैसिलिटीज जो हैं अब होंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें इतनी परेशानी की भी बात इस एंगल से नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शायद अब जिस तरह से पहले एक भेड़ चाल होती थी कि या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और इस फिक्स्ड आपके जो हैं कुछ डिसिप्लिन होते थे उसमें जाना है, अब डिसिप्लिन की आपके पास एक लंबी रेंज है, और स्पेशली आईटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपके पास अब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, और उसकी अब मार्केट भी देखा जाए तो उसी की है। तो डेफिनेटली टॉप पे तो वही लोग जाएंगे जो हमेशा से जैसे मेडिकल का या इंजीनियरिंग का रहता है आपके पास, उसके बाद फिर आईसीएस आ जाता है। तो इसमें हमारे पास और डिसिप्लिन में भी बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो बहुत लाइक हैं, इतने अच्छे मार्क्स ले लिए
डेफिनेटली फिर उसमें भी आपके पास जो है ऑप्शंस होंगी कि टॉप जो क्रीम आपके पास है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लाइट बच्चे हैं और वो जानते हैं किस तरह से पढ़ना है, कैसे मार्क्स लेने हैं और कैसे आगे जाना है, तो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कोई परेशानी की बात इस एंगल से तो है कि स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स में उस तरह लोग नहीं जा सकेंगे, लेकिन ऑप्शंस इतनी है कि इतना बहुत बड़ा इशू नहीं बनने वाला। लोगों को अब थोड़ा सा एक वो लाइन से हट के सोचना पड़ेगा कि दूसरे सब्जेक्ट जिसमें आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं और आप अच्छा फ्यूचर अपना बना सकते हो, तो उस तरह डॉक्टर साहबा मैं कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि जिनके अच्छे नंबर्स हैं, जिनके अच्छे ग्रेड्स हैं, उन्हें तो दाखिला मिल जाएगा और यकीनी तौर पर मेरिट भी हाई जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो जिनका डी ग्रेड है या जो ई ग्रेड में है या जिन्हें ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? जॉब मार्केट में भी ये डेफिनेटली उन्हें फिर मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह की चीज तो होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कि पढ़ाई में शायद इतने अच्छे नहीं होते और वो ग्रेड्स अच्छे नहीं ले सकते। मैं समझती हूँ कि आज का दौर ऐसा है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो आप कोई स्किल जब ले लेते हो ना, तो स्किल भी आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। तो हमारी ऑलरेडी गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा अगर आप देखा जाए तो इसके ऊपर फोकस है कि हम बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके आए, कि ना सिर्फ वो अपने इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो बल्कि साथ ना साथ कोई स्किल भी सीखें। और बहुत जैसे डिफरेंट इदारों ने इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, जिससे वो अपने आप की कोई एक स्पेसिफिक स्किल जो उनके अंदर है उसको एनहांस करते हैं और अपने लिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी अपने आप को लेके जा सकते हैं। तो ऐसी ऑप्शंस भी हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि कोई बच्चा अगर अच्छे मार्क्स नहीं ले रहा, उसमें कोई ना कोई ऐसी खासियत जरूर होती है और खुदा ने उसको ऐसी कोई करैक्टरिस्टिक जरूर दी होती है कि वो किसी न किसी एक अच्छी किसी फील्ड में जाके अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है। तो मैं इतनी ज्यादा जैसे कहते हैं होपलेस नहीं हूँ। मुझे यही लगता है कि डेफिनेटली अगर हमारे बच्चे सिर्फ डिग्रीज लेने के बजाय अपने इस तरह के कोर्सेज की तरफ जाएं जिसमें उनकी स्किल डेवलप होगी, तो उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। उनका फ्यूचर ब्राइट ही होगा, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना या आगे किसी भी फील्ड में आगे जाना, उनके पास इतनी ज्यादा रुकावटें नहीं होंगी। सिर्फ मेंटली हमें जिसको कहते हैं माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर तो मखसूस नशिस्तें होती हैं। जिनके अच्छे मार्क्स हैं यकीनी तौर पर उन्हें वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब बात की जाए डी और ई ग्रेड वालों की, तो आपको नहीं लगता कि इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद अगर इन्हें दाखिला नहीं मिलता तो आगे तालीम जारी रखना वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं इसी का जवाब दे रही थी कि लाजमी नहीं है कि आप देखें बहुत सारी ऐसे इदारे हैं जो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं कि आप अपनी किसी तरह की स्किल है, में भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग में आगे जाना चाहते हो, आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हो, आप कंपोजिंग की तरफ चले जाते हो, तो आपकी आप जैसे मास कम्युनिकेशन की अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसमें कैमरा पर्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा कोई पढ़ना भी नहीं पड़ता। और बहुत से छोटे ऐसे इदारे गवर्नमेंट के तो नहीं लेकिन इस तरह से प्राइवेट इदारे भी बन गए हुए हैं जो कि बिल्कुल थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा कुछ कोई ना कोई स्किल दे देते हैं कि आप उसको लेके अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हो। तो इसलिए इसी तरह से जैसे देखिए एडिटिंग, अगर आप इसकी बात करें, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या इवन अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो लोग आप इसके ऊपर चल रहे हैं कि आप मुख्तलिफ तरह के जो ऐसे डिजिटल या ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें अगर अपने आप को डेवलप कर लेते हो, इन्हांस कर लेते हो, आप उसकी लर्निंग की तरफ चले जाते हो, तो आप ऑनलाइन घर बैठ के ही बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। तो फ्यूचर जो है वो इतना मैं नहीं समझती कि कोई डार्क हमें नजर आ रहा है न्यू जनरेशन का। अब आप सोशल मीडिया की एग्जांपल ले लें, इस कदर आपको जो है अब हमारी अगर यंग जनरेशन को देखें तो वो इतनी स्किलफुल है, इतनी उनके अंदर वो इंटेलिजेंट है कि वो एक वक्त में क्या क्या काम कर रही होती है। तो आपके पास अर्निंग के और बहुत से रास्ते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रह के ही आप सीख सकते हैं या डिग्री हासिल करके ही कुछ कर सकते हैं। इसके लिए डिप्लोमा कोर्सेज भी अब हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं।
اگر بچے اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ان کے اندر کیا کوالٹی ہے اور کون سی کوالٹی کو انہانس کر کے وہ اپنے لیے اچھا فیوچر پا سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے میرے خیال میں بیسٹ ٹائم ہے کہ ان کو شاید اللہ کی طرف سے بھی اشارہ مل گیا کہ آپ کے اتنے مارکس نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں، آپ اپنی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کریں اور اس طرف چلے جائیں. اور ہماری دیکھیں، اگر ہم دیکھیں ہمارے یہاں بھی وہ شخص جو کہ ایون جو پلمبر ہے، الیکٹریشینز ہیں، مطلب جتنے بھی آپ کے ٹھیک، یعنی کہ آپشنز بہت زیادہ مل گئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر انجم ضیاء صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ماہر تعلیم. اس کے علاوہ الشبہ ہمیں اپڈیٹ کری تھی ملتان سے. اکمل سمرو لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ. خبردار، ہوشیار، سوشل میڈیا پر جو چاہے پوسٹ کریں مگر تہذیب، اخلاقیات اور قانون کے دائرے میں رہ کر. حکومت نے انتہا پسندی، دہشت گردی، نفرت انگیز، فحش اور پرتشدد مواد کی لائیو سٹریمنگ پر پابندی لگا دی. اخلاق باختہ اور فحش مواد کی تشہیر قابل گرفت جرم قرار دی گئی ہے، جبکہ دوسروں کی نجی زندگی سے متعلق مواد پر بھی پوسٹ نہیں ہوگا. سوشل میڈیا رولز 2021 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر انتہا پسندی، دہشت گردی، نفرت انگیز، فحش، پرتشدد مواد کی لائیو سٹریمنگ پر پابندی لگا دی گئی ہے. اخلاق سے گرے اور فحش مواد کی تشہیر قابل گرفت جرم ہوگا. لوگوں کی نجی زندگی سے متعلق مواد بھی پوسٹ کرنے والے گرفت میں آئیں گے. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سوشل میڈیا رولز 2021 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. سوشل میڈیا اداروں پر جلد از جلد پاکستان میں دفاتر قائم اور مجاز افسر مقرر کرنا لازم ہوگا. یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر، گوگل پلس سمیت تمام سوشل میڈیا ادارے رولز کے پابند ہوں گے. پاکستان کے ثقافتی اور اخلاقی رجحانات کے مخالف مواد پر پابندی ہوگی. بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما اور اخلاقیات تباہ کرنے سے متعلق مواد پوسٹ نہیں ہوگا. سوشل میڈیا ادارے پاکستان کے وقار اور سلامتی کے خلاف مواد ہٹانے کے پابند ہوں گے. وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق کہتے ہیں ترمیم شدہ رولز کے تحت پاکستانی صارفین کو آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی مکمل آزادی ہوگی. پاکستانی صارفین اور سوشل میڈیا اداروں کے مابین رابطوں کے لیے رولز اہم کردار ادا کریں گے. آگے بڑھیں اور کچھ دیگر خبریں شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ موٹر وے پر اجتماعی زیادتی کا ایک اور واقعہ ہوا ہے. دل دہلا دینے والے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں. ملزم زیادتی کے بعد لڑکی کو سڑک پر پھینک کر فرار ہو گئے. گوجرا موٹر وے M4 پر کار میں واردات ہوئی. 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے. مزید اس رپورٹ میں جانیے. عقائد دو جہاں حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے عاشقان رسول کی تیاریاں جاری ہیں. سرکاری اور غیر سرکاری عمارتیں اور گلی کوچے برقی کمکموں سے سج گئے ہیں. مزید جان لیتے ہیں، ماجد کلاسرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماجد کلاسرا بتائے گا کیسی تیاریاں ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ ہاں جی بالکل، سرکار کی آمد مرحبا 12 ربیع الاول کی مناسبت سے عاشقان رسول کی جانب سے تیاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. میں اس سے موجود ہوں شہین مارکیٹ میں. یہاں پر عاشقان رسول بڑی تعداد میں یہاں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو ہے وہ بیجز اور جھنڈے جو ہے وہ ان کی خریداری کر رہے ہیں. دوسری جانب اگر شہر اولیا کی سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کی بات کریں تو ان کو بھی برقی کمکموں سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے. دوسری جانب جو عاشقان رسول ہیں وہ بھی 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ خوش دکھائی دے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کا دن ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت ہوئی تھی. کچھ عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو یہاں پر جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں. جی سر بتائیے گا کیسا جذبہ ہے 12 ربیع الاول کو کیسے منائیں گے؟ السلام علیکم جی. آج کا 12 ربیع الاول کا دن جو ہے نا اسلامی تاریخ میں بہت بڑا دن ہے اور یہ ہم بڑے جوش و خروش اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو ہم یہ بڑے جوش و خروش سے یہ دن جو ہے نا مناتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اسپیشل اب شاپنگ کرنے آئے ہیں، جھنڈیاں اور جھنڈے اور یہ لائٹنگ وغیرہ لینے آئے ہیں کیونکہ یہ دن ہماری بھرپور انداز میں تیاریاں کی جا رہی ہیں. ماجد کلاسرا اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ریاست مدینہ کے قیام کی جانب وفاقی حکومت کا اہم قدم. صدر مملکت نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا آرڈیننس جاری کر دیا ہے. اتھارٹی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصاب کا حصہ بنانے کے لیے متعلقہ ماہرین سے مشاورت بھی کرے گی. اتھارٹی چیئرمین اور 6 ممبران پر مشتمل ہوگی. اسی حوالے سے رپورٹ دیکھیے.
सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से जारी किया गया रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के लिए ऑर्डिनेंस 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। रहमतुल्लिल आलमीन ऑर्डिनेंस के मुताबिक वज़ीर आज़म रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी चेयरमैन और 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे। अथॉरिटी इंसाफ और फलाही रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इकदाम करेगी। हुकूमती ऑर्डिनेंस के मुताबिक अथॉरिटी नौजवानों की किरदार साजी के लिए सीरत नबवी और अहादीस पर रिसर्च करेगी। अथॉरिटी सीरत नबवी को निसाब का हिस्सा बनाने के लिए मुतल्लिका माहिरीन से मुशावरत भी करेगी। बरतानिया में हस्पताल से इलाज कराना ख्वाब बन गया। अदादो शुमार के मुताबिक हस्पताल से इलाज कराने के मुंतजर अफराद की तादाद 60 लाख तक पहुँच चुकी है। वेटिंग लिस्ट में हज़ारों ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें 2 साल से इलाज का वक्त नहीं मिला। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ अस्पतालों में? जी बिल्कुल, बरतानवी नेशनल हेल्थ सर्विस से मुंसलिक जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं और दादोशुमार के मुताबिक जो आज जो है वो मंजर आम पर आए हैं, तकरीबन 60 लाख के करीब अफराद हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में है। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि अपने डॉक्टर के पास जीपी के पास आना चाहते थे, अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे, हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आना चाह रहे थे। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने सरबराह पाक बहरिया से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशा वाराना उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ और मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने खित्ते की मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत भी की। बारिशों में कराची की नागिन चारंगी को डूबने से बचाने के लिए नाले की तामीर का आगाज तो हुआ, लेकिन ये काम मुकम्मल ना हो सका। दुकानदार कारोबार ना होने की वजह से परेशान है, जबकि राहगीर और ड्राइवर्स रास्ता ना होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। मजीद बता रहे हैं ताबिश। बिल्कुल, कराची में या तो काम होते नहीं और जब काम होते हैं तो वो इंतहाई सुस्त रवि से होते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मंजूर कॉलोनी में और हमारे अक़ब में जो नाला बहता दिखाई दे रहा है आपको, ये मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद के दरमियान से बहता है, जिसकी तामीर नौ की जा रही है। लेकिन ये नाले की तामीर काफ़ी अर्सा पहले शुरू हुई और अब तक इसकी तामीर मुकम्मल नहीं की गई है। एक जानिब नाले की दीवार खड़ी हो गई है, जबकि दूसरी जानिब सिर्फ सरिये लगे हुए हैं और अब इन सरियों में जो है वो दीवार नहीं खड़ी की गई, सीमेंट नहीं लगाया गया है। साथ साथ इस नाले की जो साथ की जगह है वो पूरा रास्ता जो है उसमें कीचड़ है, गंदा पानी गटर का बह रहा है, पानी जो है नाले के अंदर जा रहा है। इस नाले के लिए जो पानी की लाइन है सेवरेज की, इनको भी कंसील नहीं किया गया है। रिहायशी हैं, उनको इससे शदीद मुश्किल का सामना है। मस्जिद जो है वो नाले के उस पार है और जब वो मस्जिद में जाना चाहते हैं तो उन्हें नाले के तामीर की वजह से नमाजियों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए इस गंदे और कीचड़ से रास्ते से होते हुए नाला क्रॉस करके फिर सामने गली के अंदर मौजूद मस्जिद में जाना पड़ता है। बल्कि इलाका मकीनों को यही मुतालबा है कि जो हुकूमत है, जिनकी जिम्मेदारी, जो इदारे काम कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, उनसे उनकी यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द तामीर करें। ना सिर्फ इस नाले की तामीर करें बल्कि इस रास्ते की भी तामीर करें, ताकि जो इलाका मकीन है उन्हें रिलीफ मिले और उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताबिश, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कौमी स्क्वाड के ट्रेनिंग शेड्यूल में तब्दीली हुई है। कौमी स्क्वाड आज सिनेरियो मैच की बजाय अब कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करेगा। कौमी स्क्वाड कल सुबह 11 बजे T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना होगा। कौमी स्क्वाड के ट्रेनिंग शेड्यूल में तब्दीली हुई है। कौमी स्क्वाड आज सिनेरियो मैच की बजाय कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करेगा, जबकि कल सुबह 11 बजे खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना होंगे और 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप में बाकायदा तौर पर शामिल होंगे। हॉलीवुड फिल्म स्टार ट्रेक के हीरो और खला का सफ़र करने वाले मौमर तरीन शख्स विलियम शेटनर की स्पेस कैप्सूल की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तारीख साज खलाई सफ़र में विलियम शेटनर के हम सफ़र और दीगर अफराद ने खूब मौज मस्ती की। टीम ने जीरो ग्रेविटी में 3 मिनट गुजारे और फिर ज़मीन की जानिब लौट आई। हॉलीवुड फिल्म स्टार ट्रेक के हीरो और खला के सफर करने वाले मौमर तरीन शख्स विलियम शेटनर की स्पेस कैप्सूल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 90 साल अदाकार को कशिश सकल की कैद से आजाद खलाई कैप्सूल में तैरते और उड़ते देखा जा सकता है। तारीख साज रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले शेटनर इंतहाई जज्बात के अंदाज में अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे कि कैप्सूल की खिड़की से बाहर झांकना और जमीन की तरफ देख कर कहने लगे, इस नज़ारे को अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता।
Oh, Jesus. Carmeline! और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। वापिस आएंगे हेडलाइंस के साथ।